गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं रामलाल कंकड़ावा मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद रामलाल कंकड़ावा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना महामारी के इस दौर में लॉकडाउन के कारण आपकी पढ़ाई पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए मैंने ये साइंस चैनल शुरू किया है। तो कृपया मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त, जिसका उपशीर्षक है सामान्य जानकारी। यानी कि हम इसके बारे में आज कुछ सामान्य जानकारी लेंगे और विस्तृत जानकारी के लिए कल के वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मानव रक्त। तो देखिए, मानव रक्त यानी कि ब्लड, तो इसके जैसे अन्य नाम के बारे में आपको पता ही है। इसको लहू भी बोला जाता है, रुधिर भी बोला जाता है और इसको खून भी बोला जाता है। तो अपन पहले देखते हैं रक्त यानी कि रक्त किसे कहते हैं या रक्त क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उनका परिवहन होता है, उसका संचरण होता है। तो शरीर में जो ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन को सुचारू बनाने के लिए या सुचारू बनाए रखने के लिए जो लाल रंग का तरल द्रव्य होता है, वो होता है अपना रक्त। यानी कि शरीर के अंदर पदार्थों के परिवहन के लिए जो लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है, उसको रक्त कहा जाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है जो गाढ़ा, चिपचिपा और लाल रंग का द्रव्य। यानी कि सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो रक्त क्या होता है कि ये गाढ़ा होता है, इसको ये महसूस करने पर चिपचिपा महसूस होता है और इसका रंग है वो लाल होता है। तो देखिए, सीधे तौर पर क्या है कि शरीर में पदार्थों के परिवहन को सुचारू रखने के लिए जो लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है वो रक्त होता है या उसको रक्त कहा जाता है। अगर अपन रक्त की संरचना, इसके वर्ग, इस रक्त समूह आदि के बारे में बात करें तो देखिए, मानव रक्त के मुख्य दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तरल के रूप में और दूसरा होता है ठोस के रूप में। अगर अपन बात करें तरल के रूप में, तो तरल के रूप में होते हैं अपना प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। यानी कि पहला हो गया अपना तरल के रूप में प्लाज्मा। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा होता है ठोस रूप में, और ठोस रूप में होती है कणिकाएं। क्या होती है? कणिकाएं। और ये कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। तीन प्रकार की होती है। पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं। कौन सी होती है? लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें कहा जाता है आरबीसी। क्या कहा जाता है? आरबीसी, अर्थात रेड ब्लड सेल। अगर इसका दूसरा नाम देखें तो इन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC। अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसका दूसरा नाम देखा जाए तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और तीसरा होता है सबसे महत्वपूर्ण प्लेटलेट्स, यानी कि दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। इस प्रकार ठोस के रूप में कणिकाएं होती है और ये कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। पहली होती है आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। तो देखिए, अब अपन दोनों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। दोनों है अपने तरल के रूप में और ठोस के रूप में। तो आइए पहले अपन कर लेते हैं तरल के रूप में, और तरल के रूप में अपना है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अब अगर प्लाज्मा के बारे में देखें तो प्लाज्मा का रंग क्या है, प्लाज्मा इसके क्या कार्य हैं आदि के बारे में अपन देखते हैं। देखिए, प्लाज्मा
प्लाज्मा क्या होती है कि ये हल्का पीले रंग की होती है, यानी कि इसका रंग है वो हल्का पीला होता है। दूसरी अगर इसके बारे में देखें तो ये साफ चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, यानी कि एकदम साफ चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये होता क्या, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रक्त का लगभग 50 से 60% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुल रक्त का लगभग 50 से 60% जो भाग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। अब आपको ये तो पता चल गया है कि 50 से 60% भाग है वो प्लाज्मा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है देखो, इसमें भी 90% तो जल होता है, यानी कि पानी होता है, और जो 10% बाकी बच्चे हैं वो होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। यानी कि रक्त का लगभग 50-60% भाग प्लाज्मा होता है, और इसी प्लाज्मा में 90% तो जल होता है, और बाकी जो 10% बचे हैं वो क्या होते हैं अपने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। उसके बाद अगर अपन बात करें कि इस प्लाज्मा की प्रकृति क्या होती है, प्लाज्मा के प्रकृति की बात करें तो प्लाज्मा की प्रकृति है वो क्षारीय होती है। क्या होती है, क्षारीय। जैसे आपको पता है कि प्रकृति वो 3 प्रकार की होती है, उदासीन, क्षारीय और अम्लीय। यानी कि आप इनको इस प्रकार कह सकते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो आपको पूछा है कि प्लाज्मा की प्रकृति क्या होती है, तो देखिए यहाँ ध्यान से याद रखना कि जो प्लाज्मा की प्रकृति है वो होती है क्षारीय। क्या होती है, क्षारीय। अब अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों होती है, तो आपका इस क्यों के का भी जवाब होना चाहिए। तो क्यों का क्या जवाब है, देखिए इसका कारण है कि प्लाज्मा में क्या होते हैं, आपको पता ही है कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 10%। तो प्लाज्मा का क्षारीय होने का कारण है प्लाज्मा में अकार्बनिक क्षारीय लवणों का उपस्थित होना। क्या होना, अकार्बनिक क्षारीय लवणों का उपस्थित होना। अब आपको पूछ लिया कि प्लाज्मा की प्रकृति क्या होती है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अगर आपको पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, तो ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। तो वो ये तो हुआ था अपना तरल के रूप में प्लाज्मा। अब अपन ने दूसरा पॉइंट था अपना रुधिर कणिकाएं, यानी कि किस रूप में, कि ठोस रूप में रुधिर कणिकाएं होती है। तो रुधिर कणिकाओं के बारे में अब आप अपन देखते हैं। तो क्या होता है कि जो शरीर के अंदर जो रक्त है या जो खून है या जो ब्लड है उसका लगभग 40% भाग है वो रुधिर कणिकाओं से ही बना होता है। यानी कि जो 40% भाग है रक्त का वो इन रुधिर कणिकाओं के माध्यम से बना होता है। तो अपन पहली रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, जिसको इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी भी कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए, आरबीसी आरबीसी देखो, सामान्य तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ आरबीसी होती है गोल तस्त्री नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई होती है। क्या होती है, गोल तस्त्री नुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई होती है। अगर पिचकी हुई है तो आप कह सकते हैं कि इनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। केंद्रक उपस्थित नहीं होने के कारण इसको केंद्रक विहीन कहते हैं, या केंद्रक विहीन कणिका भी कह सकते हैं। अर्थात इसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, ये केंद्रक विहीन होती है। अब अगर अपन इसमें उपस्थित वर्णक की बात करें तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। कौन सा वर्णक, हीमोग्लोबिन वर्णक। अब हीमोग्लोबिन वर्णक क्या करता है कि रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अर्थात आपको पूछ लिया जाए कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है या कौन से वर्णक के कारण होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, लाल रंग। क्या होगा, लाल रंग। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है
हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो अब इस देखा जाए तो इस हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। हीमोग्लोबिन का कार्य है कि शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य क्या है, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य। अब ऑक्सीजन ले जाने का कार्य हीमोग्लोबिन करता तो है, लेकिन किसके रूप में करता है, तो करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अगर आपको पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन है वो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य किसके रूप में करता है, तो यह कार्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है। फिर इस आरबीसी का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। तो ये तो हुई अपनी लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात आरबीसी, यानी कि ये गोल तस्तरीनुमा दोनों ओर से पिचकी हुई केंद्रक विहीन होती है। इनमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में करता है और इसका निर्माण किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ये तो हुई थी अपनी लाल रुधिर कणिका के बारे में बात। अब अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें तो आरबीसी के मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहला मुख्य कार्य है कोशिका में ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। दूसरा इसका कार्य है गैसों का आदान प्रदान या विनियमन करना। और सबसे इम्पोर्टेंट और तीसरा कार्य है वो है शरीर का तापमान निश्चित रखना, यानी कि शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए आरबीसी महत्वपूर्ण है, या आरबीसी शरीर के तापमान को टेम्परेचर को नियंत्रित करती है या निश्चित रखती है। तो ठोस रूप में कणिकाएं होती है और पहली कणिका अपने कौन सी पड़ी है, लाल रक्त कणिकाएं। अब बात करते हैं अपन श्वेत रक्त कणिका या WBC के बारे में। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको WBC कहा जाता है। W मीन्स वाइट, B मीन्स ब्लड, C मीन्स सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। अब देखिए, अगर आपने आरबीसी से समझ लिया है तो अब आप समझ सकेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं WBC। WBC में देखिए, अगर आरबीसी से इसकी तुलना की जाए तो आरबीसी की तुलना में जो ये WBC होती है बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी होती है। और सबसे मुख्य बात इनकी है कि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, अर्थात जिस प्रकार आरबीसी केंद्रक विहीन थी लेकिन WBC केंद्रक युक्त कणिकाएं होती है। क्या होती है, केंद्रक युक्त कणिकाएं होती है। अब इसके आकार के बारे में बात करें हम तो इनका आकार है वो अमीबा की तरह अनियमित होता है। अमीबा की तरह अनियमित होने का कारण है कि जब अमीबा बैठा होता है या अपने भोजन की तलाश में नहीं होता है तो वो सिकुड़ कर बैठता है, यानी कि अपना आकार छोटा रखता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने भोजन का आभास होता है या वो भोजन पकड़ता है तो वो अपने पादा फैलाता है, तो उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसका आकार है वो अमीबा की तरह अनियंत्रित होता है। आपने पढ़ा था कि आरबीसी में एक वर्णक उपस्थित होता है। क्या होता है, वर्णक उपस्थित होता है, जिसके कारण आरबीसी वो रंगीन होती है, अर्थात रक्त का लाल रंग होता है। लेकिन WBC में किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इस कारण ये क्या होती है, रंगहीन होती है। क्या होती है, रंगहीन, रंगीन ना होकर रंगहीन होती है, अर्थात इनका कोई रंग नहीं होता है। अब अगर अपन शरीर के अंदर WBC की संख्याओं की बात करें या उसकी उपस्थिति की बात करें तो आरबीसी की तुलना में WBC की संख्या है वो कम होती है, अर्थात आप कह सकते हैं कि WBC है वो आरबीसी की अपेक्षा कम उपस्थित होती है। अब इन WBC के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि
WBC को शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना, सैनिक कोशिकाएं। अब इनको सैनिक कोशिकाएं कहने का क्या कारण है? इनको सैनिक कोशिकाएं क्यों कहा जाता है? ये शरीर की सैनिक कोशिकाएं किस प्रकार है? तो इसका कारण देखिए, होता क्या है कि ये WBC हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का कार्य करती है, आप कह सकते हैं रोग प्रतिरोधकता का कार्य करती है। अब आप यहाँ पर एक शब्द आया है रोग प्रतिरोधकता, तो आप रोग प्रतिरोधकता को देखिए। रोग प्रतिरोधकता का मतलब है शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, उसको कहा जाता है रोग प्रतिरोधकता। क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधकता। अब सैनिक कोशिकाएं क्यों कहा जाता है? सिर्फ रोग प्रतिरोधकता के कारण तो इसको नहीं कहा जा सकता है। तो इसका स्पष्ट कारण देखते हैं कि होता है क्या, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर को संक्रमित करने वाले जो रोगाणु, जीवाणु या जो परजीवी होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? नष्ट कर देती है और शरीर की रक्षा करती है, अर्थात प्रतिरक्षा का कार्य करती है। और दूसरा कारण इसका यह है कि जो हमारे शरीर के अंदर टूटी फूटी या जो मृत कोशिकाएं होती है, जो मृत कोशिकाएं हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, उनका भक्षण कर लेता है। क्या कर लेता है? भक्षण करके जो हमारा रुधिर है, जो रक्त है, उसकी सफाई रखता है, उसको साफ रखता है। इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? शरीर की सैनिक कोशिकाएं। यहाँ पर आपको इस प्रकार पूछ सकता है कि रंगहीन कोशिकाएं कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरी बात, सैनिक कोशिकाएं या सैनिक कणिकाएं किसको कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा WBC। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कणिकाएं क्यों कहा जाता है, तो भी इसका उत्तर आपको आना चाहिए। ये तो हुई अपनी श्वेत रक्त कणिका। अब इसके कार्य आपको बता दिए अभी कारण में कि यह शरीर को जो संक्रमित करने वाले जो रोगाणु या जो परजीवी होती है, उनको क्या करके नष्ट करके शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरा कारण इसका था कि टूटी फूटी या जो मृत कोशिकाएं होती है, उनका क्या करता है? भक्षण करके रुधिर को साफ रखता है। तो ठोस के रूप में अपने 2 कणिकाएं पढ़ ली है। अब तीसरी कणिका की बात करें तो तीसरी कणिका है अपनी प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। अब अगर हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अब अगर जिनको RBC और WBC पूरा समझ में आ गया है, वो आराम से प्लेटलेट समझ सकते हैं। छोटी सी जानकारी है प्लेटलेट्स के बारे में, ज़्यादा आपको इसको याद रखने का काम नहीं है। तो अगर इसका पहले टॉपिक आकार के बारे में बात करें तो ये जो प्लेटलेट्स होती है वो आकार के बारे में छोटी होती है। क्या होती है? आकार के बारे में छोटी होती है। दूसरी बात, केंद्रक की बात करें, जिस प्रकार WBC में केंद्रक उपस्थित था, अर्थात केंद्रक युक्त कोशिका थी, जबकि RBC केंद्रक विहीन कणिका या कोशिका थी। तो प्लेटलेट से वो भी RBC की तरह केंद्रक विहीन होती है। क्या होती है? केंद्रक विहीन। और इसकी आकृति है वो अनियमित होती है। क्या होती है? अनियमित। और रुधिर में इसकी उपस्थिति है वो RBC और WBC से कम होती है। और इसका जो निर्माण है वो अस्थिमज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थिमज्जा में। यानी कि आकार में छोटी होती है, केंद्रिक विहीन कणिकाएं होती है, आकृति अनियमित होती है, रुधिर में इसकी उपस्थिति है वो RBC तथा WBC की अपेक्षा कम है, और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में होता है। अब अपन बात करते हैं प्लेटलेट्स के कार्य। तो प्लेटलेट्स का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़रूरी कार्य है वो है रक्त को थक्का बनाना। क्या है? रक्त को थक्का बनाना। अर्थात कभी कभार अपने को जब चोट लगती है तो रक्त बहता है, तो उस जगह
जो रक्त है वो थोड़ी देर में या कुछ समय में गाढ़ा बन जाता है या जम जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि रुधिर का थक्का बनना अर्थात प्लेटलेट्स के कारण जो रक्त है वो थक्का बन जाता है या थक्का जम जाता है, जिसके कारण रक्त स्राव होना रुक जाता है। मतलब आपको पूछ लिया जाए कि रक्त को थक्का बनाने में जब आपको चोट लग जाती है तो रक्त को थक्का बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी कणिकाएं होती है, तो आपका प्रत्युत्तर होगा प्लेटलेट्स। तो ये थी आज की अपनी इस वीडियो लेक्चर में रक्त के बारे में सामान्य जानकारी। आपने रक्त की परिभाषा समझी, रक्त की संरचना और वर्ग। संरचना में आपने देखा कि दो होती है, पहली होती है तरल के रूप में प्लाज्मा, दूसरी होती है ठोस के रूप में कणिकाएं। कणिकाएं भी आपने पढ़ी, तीन होती है। तो आज आपने प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा है। कल के वीडियो लेक्चर में आप आज से आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि रक्त समूह, रक्त का आदान प्रदान, रक्त परिसंचरण, मानव हृदय, रक्त समूह की खोज किसने की, इनके बारे में आप कल अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इन 4 टॉपिक में कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या तुरंत प्रत्युत्तर के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। और हाँ, इसके अगले भाग पार्ट सेकंड कल इसी समय आएगा, तो कृपया वो भी देखना ना भूलें। धन्यवाद। और आप सभी से एक विनम्र अपील है कि इस कोरोना से खुद को, परिवार को, समाज को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। WHO के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।